और अब मुख्यमंत्री बचूलाल शर्मा को सुनिएगा एनआईए के स्थापना दिवस समारोह में संबोधित करते हुए। स्वर्ण जयंती महोत्सव का मुख्य आयोजन संस्थान परिसर। सभी को नमस्कार। आज के इस राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार श्री प्रताप राव जी यादव साहब, कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री आयुष मंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, विधायक हवा महल श्री बालमुकुंदाचार्य जी, सचिव आयुष विभाग भारत सरकार श्री विद्या राजेश कटेजा जी, प्रमुख सचिव आयुष विभाग राजस्थान सरकार श्री सुबीर कुमार जी, अध्यक्ष NCISM डॉक्टर मनीषा कोटेकर जी, कुलपति राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय श्री गोविंद साय शुक्ला जी, कुलपति NIA जयपुर श्री संजीव शर्मा जी, और मेरे सामने बैठे सभी जो इस संस्था से जुड़े, मैं देख रहा हूं इस संस्था से जुड़े हुए सभी प्रमुख सामने बैठे हैं। इस संस्था में जिन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, लंबे समय समाज की सेवा की है, ऐसे इस आयुर्वेद संस्थान से निकले आचार्यगण भी हैं, वर्तमान आचार्यगण भी हैं, अधिकारी कर्मचारी शोधार्थी विद्यार्थी एवं इस कार्यक्रम में आए सभी देवियों सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आयुर्वेद राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर का यह स्वर्ण जयंती समारोह हमारे आयुर्वेद के गौरवशाली इतिहास को फिर से जीवंत करने का यह समय है। आज उन अनेक आचार्यों, वैद्याचार्यों, चिकित्सकों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और कर्मयोगियों को मैं नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। और सामने की जो पंक्ति है उनको भी मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने भी बहुत मेहनत के साथ इस हमारी संस्था को आगे बढ़ाया है। इनकी तपस्या, श्रमशीलता, समर्पण आयुर्वेद के इस दिव्य दीपक को सदैव प्रज्वलित इन्होंने किया है। राजस्थान की धरती पर स्थापित इस संस्थान ने 50 वर्षों जिस ऊंचाई, प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय नेतृत्व को प्राप्त किया है, ये वास्तव में अनुकरणीय है और प्रेरणा स्रोत भी है। जब परंपरा, विज्ञान, अनुशासन और सेवा भाव के साथ चलती है, तब एक संस्थान केवल भवन नहीं रहता, वह राष्ट्रीय धरोहर, ज्ञानपीठ और सेवा पथ बन जाता है। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने इसे सिद्ध करके दिखाया है। भाइयों बहनों, राजस्थान की माटी में आयुर्वेद की जड़ें बहुत गहरी है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी, जिसमें आयुर्वेद की जो आवश्यकता होती है, उस उत्पादन की इसमें क्षमता है। यहाँ की हर पहाड़ी, हर वन, हर औषधीय पौधा इस बात का साक्षी है।
ये धरती सदियों से आयुर्वेद का केंद्र रहा है, क्योंकि अरावलियों की पहाड़ियों से मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियां, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले औषधीय पौधे इस बात का प्रमाण है। हमारे पूर्वजों ने न केवल आयुर्वेद का अध्ययन किया, बल्कि इसे जीवन का अभिन्न अंग बनाया। आज जब हम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, तो हमें उसका गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 1976 में एक महाविद्यालय के रूप में आरंभ होकर आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का देश का प्रथम आयुर्वेद डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित होना राजस्थान और भारत दोनों के लिए गौरव का अध्याय है। शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, रोगी सेवा, इन चारों स्तंभों पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने पिछले 5 दशकों में जो नेतृत्व स्थापित किया है, ये वास्तव में अनुकरणीय है। मित्रों, यही नहीं, मुझे गर्व होता है कि राजस्थान में ऐसी संस्था है जो केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि आयुर्वेद की आत्मा को जीवन रखने का एक माध्यम है। आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये जीवन जीने की कला, स्वस्थ रहने का विज्ञान, हमारे प्राचीन ऋषियों और आयुर्वेद के माध्यम से मानव जीवन को समझने और उसे स्वस्थ रखने का मार्ग दिखाया। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारी जीवन पद्धति, दिनचर्या, आयुर्वेद, योग, यह सभी हमारी संस्कृति के अंदर है। आयुर्वेद के माध्यम से हम ये भी जानते हैं कि कौन से महीने में कौन सी बीमारी का आना होगा जिससे परेशानी होगी। हम ये भी जानते हैं कि कौन से महीने में शरीर के अंदर पानी की कमी रहती है, जिसमें पानी ज्यादा पी करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। हम बदलते हुए समय में कौन सी बीमारी होती है, इसको भी हम जानते हैं। ये हमारे आयुर्वेद में हर मौसम का पूरी तरह से निर्धारण किया हुआ है, और ये पहले से ही विद्यमान है कि हम आने वाली बीमारी को किस तरह से उसका उपचार कर सकते हैं। और आपने देखा है कि जिस मौसम में जो बीमारी होती है उसका आइडिया हमें लग जाता है, और आयुर्वेद हमारा उससे आगे ही उसको काम को करता है, और हमारे शोध भी चलता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने हमारा आयुष डिपार्टमेंट को और योग दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। आज मैं ये बात भी कह सकता हूं कि जो हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है, उसमें हमारा आयुर्वेद और हमारा योग भी प्रमुख है, जिससे कि पूरे विश्व में हमारी चर्चा होती है। मित्रों, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि वेदों में विशेषकर अथर्ववेद में आयुर्वेद के बीज मिलते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने आयुर्वेद के माध्यम से जीवन को समझा है। हमारे चरक, सुश्रुत, भागवत, धन्वंतरी जैसे महान वैद्यों ने इस विद्या को व्यवस्थित रूप दिया है। चरक संहिता में कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर धर्म का प्रथम साधन है। बिना स्वस्थ शरीर के ना धर्म को प्राप्ति हो सकती है, ना अर्थ की, ना काम की, ना मोक्ष की। यह श्लोक आयुर्वेद के मूल दर्शन को प्रकट करता है। स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। यह शरीर, मन और आत्मा को एक समग्र इकाई मानता है, और सुश्रुत को जो आज पूरा विश्व शल्य चिकित्सा का जनक मानता है, पंचकर्म, रसायन चिकित्सालय, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब आयुर्वेद के ऐसे सिद्धांत हैं जो आज के तेज रफ्तार में और भी प्रसार से हो जाते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच आयुर्वेद को विज्ञान सम्मत वैश्विक और भविष्य उन्मुख स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में स्थापित करना,
उनका स्वप्न है हील इन इंडिया, हील बॉय इंडिया, यानी भारत में उपचार और भारत के द्वारा उपचार। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने आयुर्वेद को वो सम्मान और महत्व दिया है जिसकी ये विद्या हकदार थी। एक अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई। यह एक ऐतिहासिक कदम था। इससे पहले आयुर्वेद को यह संस्थागत सहयोग नहीं मिल पाता था जो इसके विकास के लिए जरूरी था। आयुष मंत्रालय के गठन से आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथिक जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को नई ऊर्जा मिली है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और इससे न केवल योग बल्कि पूरी भारतीय चिकित्सा परंपरा को विश्व मंच पर एक नई पहचान मिली है। आयुर्वेद संस्थान में निवेश बढ़ाया गया, आयुर्वेद संस्थान का विस्तार किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान भी आयुष, क्लॉथ, च्यवनप्राश और गिलोय जैसी आयुर्वेदिक औषधियों ने लाखों लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। जब हम देखते थे कोविड में हर व्यक्ति जान गया था, उसे आयुर्वेद का पूरी तरह से जानकारी मिल गई थी, गिलोय को उपयोग में लेता था और प्रतिदिन घर में चाय के स्थान पर सुबह शाम काढ़ा बनने लग गया था, जिसको आप कहते हैं पीने के लिए तो उनके मन में सच्चा आती है, लेकिन उस समय वो अपने हाथ को आगे कर देते थे कि मुझे भी काढ़ा लेना है। इसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान। हमारी राज्य सरकार ने भी हमेशा आयुर्वेद के संवर्धन और उसके जन स्वास्थ्य में व्यापक उपयोग को प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्षों में आयुर्वेद के लिए किए गए प्रमुख कार्य, नए आयुर्वेद चिकित्सालय, महाविद्यालय एवं डिस्पेंसरी की स्थापना से राज्य में सुलभ चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की गई। स्नातक स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि, आधुनिक लैब, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट, शिक्षण, फार्मेसी को सुदृढ़ किया गया। बड़े पैमाने पर आयुष मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, कंपाउंडर एवं तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति कर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया गया। किसानों हेतु हर्बल फार्मिंग स्कीम, नक्षत्र वन, हर्बल गार्डन, मेडिसिनल प्लांट मिशन के माध्यम से जैविक पौधों की वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया गया। इम्यूनिटी बूस्टर किट, काढ़ा वितरण, मोबाइल आयुष वैन, सामुदायिक आउटरीच से लाखों लोगों को लाभ पहुंचाया गया। स्कूलों और पंचायतों, जिला मुख्यालय में योग शिविर, महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम, निरोगी राजस्थान अभियान को गति दी गई। पंचकर्म, काया चिकित्सा, प्रसूति तंत्र, बाल रोग और शल्य कर्म इकाइयों को आधुनिक उपकरणों एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन से मजबूत बनाया गया। हमारी सरकार ने सदैव आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, चाहे आयुर्वेद अस्पतालों का विस्तार हो, पंचकर्म इकाइयों का सुदृढ़ीकरण हो, दवाखानों का आधुनिकीकरण हो, शिक्षा एवं अनुसंधान के नए अवसर हो। हम आयुर्वेद को जन स्वास्थ्य की मुख्य धारा में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार ने इस दिशा में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को हर आवश्यक सहयोग प्रदान करती रहेगी। आइए आज हम सब संकल्प लें कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को अगले 25 वर्षों में वैश्विक आयुर्वेदिक शिक्षा केंद्र, उच्च स्तरीय अनुसंधान संस्थान और विश्व स्तरीय रोगी सेवा मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए। मैं इस पावन अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के सभी आचार्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, पूर्व छात्र, सहयोगियों को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं देता हूं और आपसे ये भी कहना चाहता हूं, अभी यहाँ के जमीन के बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने जिक्र किया। क्योंकि जब हमारे केंद्रीय मंत्री जी इसकी चिंता कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात हमें क्या हो सकती है।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमारे शासन सचिव और हमारे इसके आयुर्वेद संस्था के प्रमुख हमारे संजीव जी को कि वो मेरे अधिकारियों से मिलकर के जहां आयुर्वेद का अच्छा बड़ा सेंटर बन सकता है उसके लिए, क्योंकि यहां तो मुझे पता है कि जगह की बहुत कमी है और यहाँ आगे इसका विस्तार भी, क्योंकि ये तो बहुत पुराना हमारा अस्पताल है। यहाँ भी जयपुर में आपको स्थान बढ़िया अच्छा लगे और वो उसमें ये महसूस भी हो कि आयुर्वेद संस्थान यहाँ अच्छे स्थान पर है, वहां आप मेरे अधिकारियों से मिलकर के आप स्थान देख लेना। हमारी सरकार निश्चित रूप से जगह की व्यवस्था करेगी। मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आने वाले वर्षों में वैश्विक आयुर्वेद अनुसंधान, डिजिटल हेल्थ और समग्र चिकित्सा का अग्रणी केंद्र बनकर उभरेगा। इस स्वर्णिम यात्रा के लिए संस्थान के सभी आचार्यगण, वैज्ञानिकों, विद्यार्थी और कर्मयोगियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन अंत में मैं कुछ बात भी कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि RGHS के माध्यम से हमने हमारे ऐसे जो रिटायरमेंट वाले हैं या हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उनको कुछ व्यवस्थाएं दी है। हम चाहते हैं कि उनको ठीक प्रकार से स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारा संस्थान भी ठीक चलेगा। लेकिन कभी कभी मेरे को देखने में आता है कि उसका उपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा होता है और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। मैं मेरे उन संस्थान के माध्यम से उन सभी को कहना चाहता हूं आयुर्वेद कि हमारे जितने भी वैद्य हैं, चिकित्सा के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, क्या उसका उपयोग ठीक प्रकार से लीजिए। उसका उपयोग जिसको आवश्यकता है उसको लीजिए। जो आपके इस चिकित्सालय में आता है उसकी ठीक प्रकार से सेवा हो, लेकिन कुछ चीजों पर मेहरबानी भी करिए। पिछले दिनों में देख रहा था किसी ने एक कर्मचारी को 75 डिब्बा किसके, आप सभी को पता है इसका मतलब। भाई 75 डिब्बा जब चमनप्राश के एक ही व्यक्ति को लिखेगा तो मैं इसको क्या मानूं, और आपसे भी कहना चाहता हूं आप उसको क्या मानते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार खुले दिल से पूरा काम करना चाहती है, लेकिन जब इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं, पंचकर्म 25 साल और 30 साल का एक नौजवान पंचकर्म कराने के लिए जा रहा है और वो महीने में 4 बार। अरे भाई ऐसा तो मत करिए। मैं उन डॉक्टरों से भी कहना चाहता हूं अगर उसको ही कराना है तो बताइए, क्योंकि वो नजदीक में कहीं सर्विस दे रहा होगा, उसका पंचकर्म तो वैसे ही हो जाएगा। हमारे पश्चिमी राजस्थान में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो आने जाने में ही पंचकर्म हो जाएगा, उसको वहां लगा देते हैं। उसको पंचकर्म की भी आवश्यकता है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, आपकी हर समस्या का समाधान हमारी सरकार की गारंटी है, लेकिन जनता के कार्यों को देख करके उनके स्वास्थ्य की गारंटी आपकी होनी चाहिए। हम मन से कर्म से अगर काम करेंगे उसकी दुआएं भी हमें मिलेंगी, लेकिन इस तरह का काम करेंगे तो हम क्या संदेश देना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, अब वो जमाना नहीं रहा जो पता नहीं लगे। मैं एक भी बात और कहना चाहता हूं, जो ये कह रहे हैं कि मेरे को कोई देख नहीं रहा है, उसको देखने वाले भी हैं। आज वो नहीं है। मैं हर जगह कहता हूं कि कैमरा लगा हुआ है, सभी जगह कैमरा लगा हुआ है, सभी को देख रहे हैं, सभी नजर में आ रहे हैं।
आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, हमें इस भारतवर्ष को आगे ले जाना है। एक बार देखिए हमारे मनीषियों का कितना तप इसमें गया है, हमारे उन लोगों ने कितनी मेहनत की है, हमारे ऋषि मुनि महंत संत सभी ने हमको रास्ता दिखाने का काम किया है। हमारे देश की आजादी में हमारे हजारों सालों की गुलामी, कभी हुण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए, इस देश को क्या किया? अरे आज मौका आया है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहा है, ये आपके साथ है। 2014 के बाद आपने देश में परिवर्तन देखा है। 2014 के बाद में मेरे सामने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं जिनका जीवन तप में और तपस्या में गया है। इन्हीं को पूछ लीजिए कि 2014 के बाद देश में किस तरह का परिवर्तन हुआ है। विशेषकर मैं मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, मित्रों, सपने देखिए लेकिन अपने कर्म के आधार पर देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा सपना कैसे पूरा होगा, वो मेरी मेहनत से होगा। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। यह वो समय है कि आपने देखा कि 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था 11वें पायदान पर थी। आज हम 4थे स्थान पर आ गए। जल्दी से हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरह से आगे बढ़ रही है, हम 3रे स्थान पर आने वाले हैं। आपने देखा जिसने 200 वर्षों तक हम पे हुकूमत की, अर्थव्यवस्था में हमसे पीछे है। जो अपने आप को अग्रणी मानता है, आज के समय में जापान, वो भी हमसे पीछे है। इसलिए मेरे युवा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा आयुर्वेद, ये हमारे ऋषि मुनियों, साधु संतों की देन है, ऐसे महान लोगों की देन है। इसमें हम कैसे शोध कर सकते हैं, इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जन जन में इसका लाभ कैसे मिल सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पूरी तरह से संकल्प के साथ काम करिए। हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। आइए आज हम संकल्प लें कि आयुर्वेद को उसका वह स्थान दिलाएं जो उसे मिलना चाहिए। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्वर्ण जयंती समारोह को मैं पुनः बधाई देते हुए मैं यहां उपस्थित सभी विद्वानों, वैद्यों, शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबके समर्पण, कठिन परिश्रम से ही यह संस्थान आज इस मुकाम पर पहुंचा है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और विशेष करके फिर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आपने देखा था 5 साल पहले हमारे युवाओं की क्या स्थिति होती थी। पहले 5 साल में कांग्रेस के राज में होती कि नहीं होती। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2 साल हो गए, एक भी पेपर लीक हुआ क्या? अब बता, एक भी पेपर लीक हुआ क्या? और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अब तक 1 लाख नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,53,000 प्रक्रियाधीन है। और अभी 12 जनवरी को देखा होगा, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 1 लाख वैकेंसी निकाली है। और वो भी समयबद्ध तरीके से। कब पेपर होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब आपको यहां तक उसमें नियुक्ति पत्र भी है कि कब देने वाले हैं। और अभी हम 12 जनवरी को एक युवा नीति भी लेकर के आए। और वो युवा नीति हम इसलिए लेकर के आए थे कि हमारे राजस्थान के युवा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ वो ये कहता था कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए। हमने कहा सरकारी नौकरी तो देंगे, लेकिन हमने एक बात और कहा कि हमारा युवा नौकरी लेने वाला भी बने तो नौकरी देने वाला भी बने। तो उसके लिए हमने युवा नीति में हम लेकर के आए
क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं, जब पैसे की बात आती है तो परिवार में भी चर्चा करते हैं तो वही ऊपर नीचे देखने लग जाते हैं, पता नहीं इसका पता नहीं, देगा नहीं देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं, पैसे अच्छे काम के लिए बोलेंगे, लेकिन जब पैसे की बात करोगे तो वो भी कर लेंगे। हमने हमारे राजस्थान के युवा साथियों से कहा है कि आप चिंता मत करिए, आपको पैसा भी मिलेगा और पैसा भी गारंटी देने वाला मिलेगा। आपका ये भाई, आपका ये चाचा, आपका ये काका हर बैंक में गारंटी देने के लिए तैयार है। और यही तैयार नहीं है, इतना भी है कि आप आपका प्रोजेक्ट लगाएंगे तो आपकी ब्याज भी माफ करेंगे, ब्याज भी माफ। इसलिए मेरे युवा साथियों, आप जो काम कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि राजस्थान के युवा के अंदर जो टैलेंट है, राजस्थान का युवा जिस तरह से मेहनत करना जानता है, मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह से युवाओं के भविष्य के लिए, उनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको किसी तरह की चिंता नहीं करनी है, आपको आना है और पूरी तरह से मेहनत करते हुए अपने परिवार को भी संबल बनाना है, अपने माता पिता को विश्वास दिलाना है, अपने छोटे भाई बहनों को भी विश्वास दिलाना है और राजस्थान को आगे बढ़ाना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, हम विकसित राजस्थान भी बनाएंगे और विकसित भारत भी बनाएंगे। मैं अंत में ये कहूंगा कि जब मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं, क्योंकि उन्होंने सपने दिखाते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चलते हैं, मैं जब उनको ये पर्चा देता हूं ना, दो साल बनाम 5 साल, तो इस पर कोई जवाब नहीं देते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे युवा भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह डबल इंजन की सरकार है और युवाओं का भविष्य है। आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, पूरी तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार आपका सहयोग करेगी। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सरकार ने आयुर्वेद को, मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा को आप सुन रहे थे।